हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 8 चैप्टर्स की समरी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि आपको यूपी टेट पेपर 2, सी टेट पेपर 2 के लिए वेरी हेल्पफुल रहेंगे और ये आपकी एक हिस्ट्री के प्रति समझ को भी डेवलप करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारी दक्षिण भारत के बारे में बात की गई है। तो दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए जो है प्रसिद्ध था। भारत का रोम के साथ अच्छा व्यापार था और वहाँ पर काली मिर्च को जो है काला सोना बुलाते थे। ये इसी साल सी टेट में भी पूछा गया है कि काला सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो काली मिर्च को जो है काला सोना कहा जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि दक्षिण भारत में कावेरी का मैदान जो है वो सबसे उपजाऊ है। और तमिल भाषा में एक शब्द है मूवेंदर, जिसमें मूवेंदर में 3 लोगों को शामिल किया गया है, जिसका अर्थ होता है 3 मुखिया। और इसमें जो है चोल, चेर तथा पांड्यों को जो है शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कावेरपट्टिनम। तो कावेरपट्टिनम जो है ये पुहार चोलों का प्रमुख पत्तन था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पांड्यों के बारे में। पांड्यों की राजधानी जो है वो मदुरै थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सातवाहन। सातवाहन शासक जो है वो दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे और इस वंश का महत्वपूर्ण शासक जो है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इस वंश के बारे में मैंने एक पॉइंट पहले भी बताया था कि सातवाहन शासकों ने जो है ये सोने के सिक्के चलाए थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है रेशम मार्ग की कहानी, सिल्क रूट। आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा सिल्क रूट के बारे में। तो जो रेशम बनाने की तकनीकी है, इसका जो सर्वप्रथम आविष्कार था वो 7000 साल पहले चीन में हुआ था। और चीन ने बहुत टाइम तक इस तकनीकी को जो है अपने देश के अंदर ही छुपा के रखा। फिर जिन रास्तों से रेशम जो है वो दूर दूर तक जाता था, उसे हम रेशम मार्ग से के नाम से जानते हैं और इसी को सिल्क रूट कहा जाता था। यानी कि जो चीन से भारत के उत्तर से होते हुए अफ़गानिस्तान, आज के पाकिस्तान और इसके बाद ईरान होते हुए जो है यूरोप तक सिल्क जो है जाती थी और इसी जो रास्ते को है वो सिल्क रूट कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी शासक ईरान तथा पश्चिमी एशिया के शासकों को रेशमी कपड़ा उपहार में भेजते थे। करीब 2000 साल पहले महंगा रेशम का कपड़ा रोम के शासकों के लिए एक फैशन बन गया था। यानी कि वो रेशम का कपड़ा पहनना एक फैशन समझते थे। सिल्क रूट रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुषाण थे। कुषाणों ने जो है सिल्क रूट पर अपना जो नियंत्रण है वो कर लिया था और करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कुषाणों ने जो है सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और पेशावर तथा मथुरा इनके महत्वपूर्ण केंद्र थे। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से 3 से 4 चीज़ें सिक्कों के बारे में निकल कर आती हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले सबसे प्राचीन सिक्के कौन से बताए थे मैंने लास्ट वीडियो में, ये थे आहत सिक्के, जो कि तांबे तथा चांदी के होते थे। इसके बाद जो हमारे सिक्के चले वो चले थे सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के किसने चलाए थे? ये हिंद यवनों ने चलाए थे। किसने? हिंद यवनों ने। इसके बाद जो हमारे सिक्के चले वो शुद्ध सोने के सिक्के चले, जिसे किसने चलाया था? जिसे कुषाणों ने चलाया था। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। इसके बाद जो हमारे सिक्के आते हैं वो आते हैं शीशे के सिक्के। तो शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? ये सातवाहन शासकों ने चलाए थे। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सिक्के आते हैं जिन्हें समुद्रगुप्त ने चलाया था और जो थे मयूर शैली के सिक्के। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट हम लोग सिक्कों के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि सिंधु नदी तक जाने वाली सिल्क रूट की एक शाखा से रोम तक जो है रेशम ले जाया जाता था। यानी कि सिंधु नदी से होते हुए एक जो रेशम था वो रोम तक पहुंचता था। कुषाणों का सबसे महत्वपूर्ण राजा जो है कनिष्क था और इसने लगभग 1900 वर्ष पूर्व यानी कि पहली शताब्दी में शासन किया था और इसी के नाम पर जो है शक संवत भी चलता है।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में है। फ्रेंड्स, चारों बौद्ध संगीति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको हम अलग से एक वीडियो में कर लेंगे कि किस समिति की अध्यक्षता कब और किसके शासनकाल में हुई और इसका अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर हम सिर्फ चतुर्थ बौद्ध संगीति का वर्णन करेंगे। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये कनिष्क ने करवाई थी और ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की थी और इसमें उपाध्यक्ष थे अश्व घोष, जो कि कनिष्क के दरबारी कवि थे। और बौद्ध धर्म की एक नई शाखा जिसका नाम है महायान, उसकी जो उत्पत्ति है वो भी इसी संगीति से हुई थी और बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत भी इसी संगीति के पश्चात हुई। अश्व घोष ने संस्कृत भाषा में बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है कि बुद्ध चरित किसने लिखी थी। इस समय तक बौद्ध विद्वानों ने संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, तो ये थी पाली भाषा, और जबकि आम लोगों की भाषा कौन सी थी, वो थी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बुद्ध से संबंधित जो मूर्तियां बनाई गई उनके बारे में है। तो जो भगवान बुद्ध की सबसे अधिक मूर्तियां बनाई गई थी वो मथुरा में बनाई गई। इसके अलावा कुछ मूर्तियां तक्षशिला में भी बनाई गई। इन दोनों मूर्तियों की अलग अलग विशेषता थी, उनके बारे में हमारे यूपी टेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बोधिसत्व के बारे में है। और बोधिसत्व जो है ऐसे लोग थे जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, तो उन लोगों को जो है बोधिसत्व कहा जाता था। इस समय लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहकर ही बोधिसत्व कहलाने लगे। मतलब जो लोग दूसरों की सेवा करते थे, दूसरों की मदद करते थे और इसके साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन को भी जीते थे, उनको बोधिसत्व कहा जाने लगा। ये कब की बात हो रही है, ये लेटर बुद्धिज्म की बात हो रही है, जब बौद्ध संगीति चौथी हुई थी, यानी कि पहली शताब्दी की बात हो रही है जब कनिष्क का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म की शाखा थेरवाद फैली थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि थेरवाद जो है ये किस धर्म की शाखा है, तो थेरवाद भी बौद्ध धर्म से संबंधित शाखा है। इसके अलावा हमने एक और शाखा की बात की जिसको हम महायान कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कुछ विदेशी यात्रियों से संबंधित है कि कौन सा यात्री जो है कब आया था। तो 1600 साल पहले यानी कि 400 ईस्वी में फायान नाम का यात्री आया। इसके बाद 1400 साल पहले ह्वेनसांग आया और उसके बाद 1350 साल पहले इत्सिंग आया था। फ्रेंड्स, इनका जो है कर्म पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले फायान आया, उसके बाद ह्वेनसांग आया और उसके बाद इत्सिंग आया था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्री मार्ग से चीन लौटते समय फायान, पांडुलिपियां और बुद्ध की मूर्तियां चीन ले गया। यानी कि जो हमारे यहाँ पांडुलिपियां थी उनको और भगवान बुद्ध की मूर्तियों को जो है फायान समुद्री यात्रा करते हुए चीन लौटते समय ले गया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फायान चीन कैसे लौटा था, तो वो समुद्री मार्ग से लौटा था, जबकि ह्वेनसांग जो था ये स्थल मार्ग से होते हुए चीन लौटा था। और ह्वेनसांग जो है ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के स्थल मार्ग से होता हुआ चीन लौटा था। वह बुद्ध की सोने, चांदी और चंदन की मूर्तियाँ और इसके अलावा 600 पांडुलिपि चीन ले गया था। उसमें से जो है 50 पांडुलिपि उसमें सिंधु नदी के नाव पलटने से खो गई थी। चीन लौटकर ह्वेनसांग ने पांडुलिपियों का अनुवाद संस्कृत से चीनी भाषा में करवाया था। देखा फ्रेंड्स, ये लोग प्राचीन काल में हमारा सारा ज्ञान अपने देश में ले गए और हम लोग फिर उसके बाद हमारा ज्ञान जो था वो कहीं खो गया। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी को पता होगा। ये विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी और ये बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विद्या का केंद्र था। भक्ति काल, अब नया जो एक
नई शाखा डेवलप हुई थी वो इन दिनों हिंदुज़्म में जो है वो भक्ति काल की शुरुआत हुई, और भक्ति काल के साथ ही हिंदुज़्म में भी मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। इसमें जो सबसे पहले मूर्ति की बात करते हैं हम, वो वराह यानी कि विष्णु भगवान की मूर्ति की बात करते हैं, और ये हमें एरण मध्य प्रदेश से मिली है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि जो वराह भगवान की मूर्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुई है। तो पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया, और इसमें पृथ्वी ने जो है एक स्त्री का रूप धारण किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है ये भक्ति मार्ग का पवित्र ग्रंथ माना गया है, और इसमें आडंबर के स्थान पर ईश्वर के प्रति सच्ची लगन और व्यक्तिगत पूजा को बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि भक्ति की उत्पत्ति। तो भक्ति की उत्पत्ति जो है वो भज शब्द से हुई है, और भज शब्द का अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसके अलावा भगवत का एक अन्य अर्थ है जिसमें कहा गया है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुखों को भक्तों के साथ बांटता है, यानी कि वो कौन है, भगवत जो है वो ईश्वर को कहा गया है। इस प्रकार भगवान, भक्ति और भक्त के बीच एक अंतरंग संबंध है। इसके बाद 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार ने जो है वो शिव स्तुति की रचना की थी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हिंदू शब्द के बारे में है। तो हिंदू शब्द जो है ये सिंधु या इंडस से निकला है, जिसका प्रयोग अरब तथा यूनानी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि अरब तथा यूनानी लोग सा के स्थान पर द का प्रयोग करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है अन्यत्र, मतलब इसी टाइम पीरियड में अन्य जगहों पर क्या चल रहा था। तो इसी टाइम पीरियड पर करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, ये रोम साम्राज्य के बेतलेहम में हुआ था। उनके जन्म के साथ ही ईसाई धर्म का उदय हुआ, और ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया, और इनके उपदेश जो है वो बाइबल में लिखे हैं। यानी कि ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो ये बाइबल है। धीरे धीरे यह धर्म जो है पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया। इसी समय जो है पश्चिमी एशिया से ईसाई धर्म प्रचारक भारतीय उपमहाद्वीप में भी आए। संभवतः पश्चिमी एशिया से आए ईसाइयों को ही केरल में सीरियाई ईसाई कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए आपके अपकमिंग टेट एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।